Hey everyone, welcome to another session of your statistics जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। राइट। सबसे पहले ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक है ना, ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? डू यू नो कि क्या मतलब होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का? तो इसका मतलब क्या होता है? डेटा के बीच का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या एवरेज निकालना। राइट। यानी मतलब किसी भी डेटा सेट का सेंट्रल, टिपिकल या एवरेज वैल्यू फाइंड करना। सेंट्रल, टिपिकल या एवरेज वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फाइंड आउट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 40, 50, 60, 70, 80 है। ठीक है। तो इस डेटा का सेंटर हमको फाइंड आउट करना है। कितनी टोटल आइटम्स है? 1 2 3 4 5। तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? 60 के अराउंड आ जाएगा। 60 जो होगा वो उसकी क्या हो जाएगी? सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगी। इसको फाइंड आउट भी करते हैं हम, बट अभी के लिए सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपल मतलब जानो कि क्या होता है। इसका मतलब कि डेटा का सेंटर फाइंड आउट करना। ठीक है। मतलब टिपिकल वैल्यू फाइंड आउट करना या एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिशियंस, अ मेजर विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, अ मेजर विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा बाय अ सिंगल वैल्यू। जब आप एक सिंगल वैल्यू से सारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। राइट। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव सिंगल वैल्यू दे देती है हमें, जब हम ये फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी बोलते हैं। वही एग्जाम्पल दी है। जैसे डेटा है आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 5 आइटम्स है ना, या 5 नंबर्स है। राइट। अब इसका जो बीच का नंबर है, जो सेंटर वाला नंबर है, वो है 30। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। राइट। नो, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? यू हैव टू राइट इट डाउन। प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर। या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? यू हैव टू टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड राइट व्हाट आई एम राइटिंग। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ यूज होती है। राइट। कहाँ पे यूज होती है ये हम पढ़ेंगे। तो डू यू नो कहाँ पे यूज होती है? सो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस इज सिंप्लीफाई करती है लार्ज डेटा को। ठीक है। पहले पॉइंट्स लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन। प्रेजेंट करती है डेटा को इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, कंपैरिजन में हेल्प करती है। डिफरेंट डेटा सेट्स, प्लीज राइट इट डाउन स्टूडेंट्स। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प करती है बिजनेस और इकोनॉमिक एनालिसिस में, हेल्प्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस।
सपोर्ट करती है रिसर्च को और प्लानिंग को। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये क्या हो गए? ये हो गए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। कि मतलब लार्ज डेटा को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, कंपैरिजन के लिए यूज होती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज होता है, बिजनेस एनालिसिस में यूज होता है, रिसर्च और इकोनॉमिक्स में यूज होता है, फ्यूचर प्लानिंग में यूज होता है। राइट, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव्स हो गए। मीनिंग समझ आ गया? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? कि आप क्या करो? वैल्यू फाइंड आउट करो। राइट, सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर पाओ, टिपिकल वैल्यू फाइंड आउट कर पाओ, या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फाइंड कर पाओ डेटा सेट की। ठीक है, अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के से आपको एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है जिससे आप पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर पाते हो इजी मैनर में। इसे हम एवरेज भी कह लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी कह लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी कह लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए और इम्पोर्टेंस भी बता दी। नाउ व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मेन टाइप्स ऑफ measures of central tendency. CT represents central tendency. So basically, there are three measures. Mainly there are three measures. लिख लेना mainly, right? एक तो हो गया आपका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। सेकंड हो गया आपका मीडियन। थर्ड हो गया आपका मोड, मीन मीडियन मोड। और भी कुछ एवरेजेस होते हैं जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन, एंड फिफ्थ इज हार्मोनिक मीन। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली मीन मीडियन मोड ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। मतलब कि फर्स्ट थ्री जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि एवरेज। मीन निकालना मतलब एवरेज फाइंड आउट करना। ठीक है, मतलब सब सब या सारी ऑब्जर्वेशंस का टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ? अरिथमेटिक मीन इज obtained by adding all observations, then dividing the total by the number of observations. Right? This is your arithmetic mean. ठीक है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। एग्जाम्पल, एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करना है, ये सारी ऑब्जर्वेशन है। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइडेड बाय 5। क्या आंसर आएगा? 50, 50, 100, 51, 50। 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 30। आया कि नहीं 30? ऐसे भी हमें पता है 30 ही आना था, सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है,
तो फाइंड आउट करके भी हमारा आंसर रीचेक हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज? सीरीज होती है इसमें, एक आपकी होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, एक होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। तीन सीरीज होती हैं, तो तीन फॉर्मूलाज रहेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला रहता है? बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके हम पढ़ते जाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जहां पे वेयर एक्स बार रिप्रेजेंट अरिथमेटिक मीन, summation of x represent sum of observations, and n represent number of observation। ठीक है, यही एग्जाम्पल आएगा। ये जो एग्जाम्पल ऊपर दी थी ना मैंने आपको, ये जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दी थी मैंने, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर इंडिविजुअल सीरीज। यही एग्जाम्पल आपकी किसकी थी? इंडिविजुअल सीरीज की ही एग्जाम्पल थी। जैसे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, सम कर दिया और नंबर कर दिया, सिंपल इंडिविजुअल सीरीज में, राइट? क्लियर? ये आपको हो गया एक टाइप से एग्जाम्पल से फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका? जनरल फॉर्मूला हो गया। एक अगर आपसे सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो जनरल फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज वाला फॉर्मूला है। अभी हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या फॉर्मूला रहता है, बट जनरल फॉर्मूला यही होता है मीन निकालने का। ठीक है, अब पहले हम सीरीज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स कौन कौन सी रहती हैं अरिथमेटिक मीन की। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, पहला तो हो गया सिंपल अरिथमेटिक मीन, सेकंड हो गया वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन, दीज आर द टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन्स, सिंपल अरिथमेटिक मीन मीन्स ऑर्डिनरी एवरेज। ठीक है, ऑर्डिनरी एवरेज जैसे आप फाइंड आउट करते हो। वेटेड अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट आइटम्स आर असाइंड डिफरेंट वेट्स, राइट? डिफरेंट आइटम्स आर असाइंड डिफरेंट वेट्स। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? समीशन ऑफ वेट एक्स अपॉन समीशन ऑफ वेट। W रिप्रेजेंट वेट, X रिप्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, राइट? तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने का, राइट? वेट इनटू वैल्यू अपॉन वेट। ठीक है, वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? वेट इनटू वैल्यू, समीशन ऑफ ऑल द वेट इनटू वैल्यू अपॉन समीशन ऑफ ऑल द वेट्स, राइट? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सिंपल अरिथमेटिक मीन में कैसे निकालेंगे? ऑर्डिनरी एवरेज की तरह निकालेंगे। वेटेड अरिथमेटिक मीन में कैसे निकालेंगे? हम करेंगे समीशन ऑफ वेट्स इनटू वैल्यू अपॉन समीशन ऑफ वेट्स, राइट? तो जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अरिथमेटिक मीन इन डिफरेंट सीरीज।
अर्थमेटिक मीन इन डिफरेंट सीरीज। 3 सीरीज होती हैं आपके पास। फर्स्ट होती है इंडिविजुअल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज होता है इसमें। क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज होता है। ठीक है। सेकंड आ गया डिस्क्रीट। सिंपली आपसे अगर फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो इंडिविजुअल सीरीज ही यूज करेंगे वो, राइट। कंटिन्यूस सीरीज वगैरह नहीं आएगी। डिस्क्रीट सीरीज, इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्या आती है? फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो एफ रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, एफ रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला का पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी की सबमिशन करते हैं। ठीक है। देन थर्ड हमारी कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूस सीरीज। फॉर्मूला क्या आएगा इसका? इसमें हम क्या करते हैं? मिड वैल्यू को यूज करते हैं। क्या करते हैं? मिड वैल्यू को यूज करते हैं। मिड वैल्यूज आर यूज्ड। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे हम? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, एम मतलब मिड पॉइंट, एंड समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एम रिप्रेजेंट मिड पॉइंट। ठीक है। इसमें हम मिड पॉइंट को यूज करते हैं। सो अरिथमेटिक मीन इन डिफरेंट सीरीज क्या रहता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पढ़ लिया। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। क्या फॉर्मूला रहता है हमने पढ़ लिया। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहता है? सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला रहता है? मिड वैल्यू को भी हम कंसीडर करते हैं। सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डू यू नो दैट? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेपिटेशंस। नंबर ऑफ रेपिटेशंस। So frequency means the number of times a particular value occurs or repeats in a data set. How many times a value appears? That is what is your frequency. Example से समझते हैं। 10, 20, 10, 30, 10, 20. Now count the repetitions. Now count the repetitions. Value and frequency. Value and frequency. कौन कौन सी वैल्यू है? एक तो 10 है, एक 20 है, एक 30 है, बाकी तो रेपिटेशंस है, जिसकी क्या निकलेगी? फ्रीक्वेंसी निकलेगी। सो वी विल राइट 10, 20, 30. नाउ हाउ मेनी टाइम्स 10 is repeated? 1, 2, 3. 3 times. So the frequency will be 3. 10 appears 3 times. ठीक है। So the frequency of 10 is 3. क्यों? क्योंकि 10 जो है वो कितनी बार आया है डेटा सेट में? 3 बार आया है। 1, 2, 3। सिमिलरली 20 की क्या फ्रीक्वेंसी निकलेगी? कितनी बार 20 आया? 1 and 2 times. So 20 appears 2 times, right? So the frequency of 20 is 2. 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। और 30 कितनी बार आया है?
एक ही बार आया है। 30 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। सो 30 की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिखते हैं। राइट, क्लियर? तो ये हमें पता चल गया। अब कंटिन्यूअस सीरीज में हम कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? नॉर्मली तो हमें क्वेश्चन में दी ही होती है फ्रीक्वेंसी। इन केस नहीं दी है तो कैसे फाइंड आउट करनी है, अभी हम देखते हैं। तो अगर रॉ डेटा दिया है तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है? एग्जाम्पल, मार्क्स है आपके पास। क्या है? मार्क्स है। 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 27 and 29. These are the marks. ठीक है, और ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज में पहले तो क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जैसे क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। राइट, अब इसमें क्या क्लास इंटरवल बनेंगे? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यही बनेंगे। राइट, अब जो 0 से 10 है क्लास इंटरवल, उसमें कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 और 2, 2 ही वैल्यूज आ रही हैं। 10 to 20 में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1, 2, 3, 3 वैल्यूज आ रही हैं। 20 to 30 में कितनी आ रही हैं? 4 वैल्यूज आ रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। राइट, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है, सो बाय काउंटिंग ऑब्जर्वेशन आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के क्या स्टेप्स हुए? पहले डेटा को देखो, सेम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो, रेपिटेशन को काउंट करो और टेबल बना दो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अब हमें मिड पॉइंट कैसे निकालना है? मिड पॉइंट भी तो निकालना होता है ना। किसमें? कंटिन्यूअस सीरीज में हमको मिड पॉइंट की भी जरूरत होती है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? लेट अस डिस्कस नाउ दैट थिंग। नाउ वेरी इजी टू फाइंड आउट मिड पॉइंट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट divided by 2. So you will get the midpoint. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास इंटरवल अगर है 10 से 20 का, राइट, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है? 10 है। 10 इज द लोअर लिमिट एंड 20 इज द अपर लिमिट। ठीक है, सो मिड पॉइंट इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट divided by 2. That is 30 divided by 2, which is equal to 15. So midpoint is 15. Right? Let's take another example. अच्छे से समझेंगे। 20 to 30 अगर क्लास इंटरवल है तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? 20 plus 30 divided by 2, that is your 25. 50 divided by 2 क्या होता है? 25 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो इसका फुल टेबल कैसे बनेगा? अगर हमें इसका फुल टेबल बनाना है तो कैसे बनेगा? लेट अस सी दैट थिंग। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। ठीक है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फ्रीक्वेंसी 5, 8, 12 गिवन होगा आपको। राइट, अगर नहीं होगा तो रॉ डेटा से आप बना सकते हो, समझा दिया कैसे बनाना है। मिड पॉइंट आ जाएगा आपके पास। 0 से 10 का क्या आएगा? 5 आएगा। 10 से 20 का क्या आएगा? 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। 20 से
30 में क्या आएगा? 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। ठीक है, सो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्योंकि मिड पॉइंट क्यों यूज होते हैं? क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, दैट इज वाई। एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यूज नहीं होती, तो इसीलिए हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमें ये समझ आ गया यहां तक। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। अब हम क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। ठीक है, क्या क्या मेथड रहते हैं? फर्स्ट बेसिक मेथड है, डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होता है डायरेक्टली। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होता है डायरेक्ट मेथड से। सेकेंड मेथड आपका कौन सा है? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये तब मेथड यूज होगा जब वैल्यूज बड़ी होंगी, लार्ज वैल्यूज होंगी। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वैल्यूज आर लार्ज। फॉर्मूला क्या रहेगा? assumed mean plus sum total of frequency into deviation divided by sum total of frequency. This is the formula. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मीन। ठीक है, मीन इज इक्वल टू assumed mean plus sum total of frequency into deviation divided by frequency, where a is equal to assumed mean, d is equal to deviation. ठीक है, एंड थर्ड जो है मेथड, वो है स्टेप deviation method. Third method of calculating mean is step deviation method. This is the method through which you calculate mean. इस ये मेथड कब यूज होता है? इट इज यूज फॉर सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में ये मेथड यूज होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इसका क्या फॉर्मूला रहता है? मीन इज इक्वल टू assumed mean plus sum total of frequency into u upon sum total of frequency into I। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है? assumed mean। ठीक है, u क्या है? डिविएशन, और I दैट इज क्लास इंटरवल। I रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आपको फाइंड आउट करने के लिए तो नहीं आएगा, आई थिंक सो, तो बेसिक बेसिक आइडिया रख लो तो आपका काम चल जाएगा। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन? क्या क्या मेरिट्स है अर्थमेटिक मीन के? फर्स्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? इजी टू कैलकुलेट,
based on all observation, algebraic treatment is possible, widely used, rigidly defined, right? And what are the demerits? What are the demerits? Affected by extreme वैल्यू से इफेक्ट हो जाता है, not suitable for open end classes and cannot be used for qualitative data. क्वालिटेटिव डेटा के लिए थोड़ी यूज हो सकता है, ये तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है. सो वन ऑफ द मोस्ट important MCQ points about mean. Important MCQ points about mean. The very first point, mean uses all observation. सारी की सारी observation को use करता है mean में सारी observations use होती हैं. mean जो है is affected by extreme values. Mean is rigidly defined. Proper तरह से define है. Mean allow करता है algebraic treatment. Mean can't be located graphically. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू. इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू? इसका मतलब है अगर डेटा में बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू आ जाए तो अरिथमेटिक मीन चेंज हो जाता है. ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो जाता है, राइट? तो यानी एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब वेरी हाई या वेरी लो वैल्यूज एवरेज को डिस्टर्ब कर देते हैं. गेटिंग दिस थिंग? जैसे कि आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट. नॉर्मल डेटा हो गया ना, नॉर्मल डेटा हो गया कि मतलब नॉर्मल वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस. तो इसका मीन निकालना है तो क्या आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम कर लो सबका और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5. क्या आंसर आ जाएगा इसका? 30 आ जाएगा. तो मीन आपका आ जाएगा 30. बट अब एक्सट्रीम वैल्यू कोई आ जाए तो सारी ऑब्जर्वेशन लेता है मीन, तो एक्सट्रीम वैल्यू को भी लेगा. फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 500. ठीक है, अब 500 जो है ये एक बहुत बड़ा वैल्यू है जो ऐड हुआ है ना? तो दिस इज एन एक्सट्रीम वैल्यू. अब मीन निकालना है तो सारी ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगी. 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 5, राइट? तो क्या आएगा आपका मीन? 120 आएगा आपका मीन. ठीक है, तो पहले मीन 30 था, सिर्फ एक एक्सट्रीम वैल्यू 500 की वजह से जो मीन है ना वो 120 हो गया.
तो यही मीनिंग है कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, राइट? समझ आया? मीन इज रिजिडली डिफाइंड, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को एलो करता है, कांट बी लोकेटेड ग्राफिकली, ये तो सिंपल चीज है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो विद दिस आपका जो मीन है वो खत्म होता है। एक बारी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सो हमने पढ़ा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, राइट? ये हमें क्या करता है, एक वैल्यू देता है जो सारे होल डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक सेंट्रल वैल्यू हमें मिल जाती है, तो इसका मतलब हमने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर ली, राइट? डेटा सेट की हमें सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है, तो दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली। टाइप्स क्या होती हैं, मेन टाइप्स क्या होती है जिससे आप मेजर करते हो सेंट्रल टेंडेंसी को? अर्थमेटिक मीन हो जाता है, मीडियन हो जाता है, मोड हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पर जो फर्स्ट थ्री हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपली। ठीक है? हम नॉर्मली इंडिविजुअल सीरीज वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं, ठीक है? आपको बार बार बताया है। तो टाइप्स क्या होती है? एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है और एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल में सिंपल फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और वेटेड में क्या आएगा? आपका वेट आ जाएगा, साथ में वैल्यू के साथ वेट भी ऐड हो जाएगा, राइट? तो सम ऑफ वेट इंटू वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। अर्थमेटिक मीन इन डिफरेंट सीरीज अब हमने पढ़ लिया। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस में क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटिशंस होती है। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं और नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। कैसे आपको टेबुलर फॉर्म में दिखेगा वो भी आपको एक बता दिया आइडिया। नो, मेथड्स क्या होती है? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड रहता है आपका, ठीक है? तो मेरिट्स क्या होते हैं वो भी हमने समझ लिया, डीमेरिट्स क्या होते हैं वो भी समझ लिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मीन के बारे में पता होना चाहिए, जहां से प्रोबेबल एमसीक्यू बन सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो विद दिस आपका मीन खत्म होता है। कल हम मीडियन पढ़ेंगे।